बाजार के एक बड़े हिस्से पर पेप्सिको और कोका कोला जैसी दो बड़ी कंपनियों का राज है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार नॉन अल्कोहलिक सॉफ्ट ड्रिंक से भारत की आमदनी 8.85 बिलियन है। ये प्रतिवर्ष 5.40% बढ़ने की उम्मीद है। एक समय था जब उन्होंने 90% बाजार को नियंत्रित किया और बहुत मुनाफा कमाया। अब मुकेश अंबानी ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कैंपा कोला के जरिए उन्हें टक्कर देने की तैयारी कर ली है, जो जल्द ही भारतीय बाजारों पर राज करेगी, जिससे पेप्सी और कोला कंपनियां लड़खड़ा जाएंगी। क्या ये सच है? ये कैंपा कोला आखिर है क्या? विषय पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। कोका कोला एक एमएनसी है जो 200 से अधिक सॉफ्ट ड्रिंक्स का मालिक है। कोला, स्प्राइट, फैंटा आदि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हम हर रोज देखते हैं, वे इस कंपनी में शामिल हैं। पेप्सिको विश्व बाजार में उनका विरोधी है क्योंकि उनके पास पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, लेज आदि जैसे ब्रांड है। कोला का मार्केट कैपिटलाइजेशन या बाजार पूंजीकरण में 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक और पेप्सिको 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसका अर्थ यह है कि दोनों एक साथ विश्व बाजार में मजबूत हैं। ये जानने के लिए कि कौन सबसे टॉप पर है, उनके बीच बहुत मार्केटिंग युद्ध होते हैं। भले ही कोका कोला का पलड़ा भारी है, लेकिन पेप्सी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। वे भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार पर राज कर रहे हैं जैसे वे विश्व बाजार पर राज करते हैं। उन्होंने जितने ब्रांड खरीदे वे सब यहाँ सफल रहे। सारा मुनाफा इन कंपनियों को मिल रहा है। 2010 के नीलसन डेटा के आंकड़ों के अनुसार दोनों मिलकर भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार के 90% से अधिक हिस्से पर राज करते हैं। अब तक कोई अन्य कंपनी उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। आजादी के कुछ समय बाद विदेशी कंपनियां भारत में आईं। 1950 के दशक में भारत आई कोका कोला उनमें सबसे प्रमुख थी, जिसने प्योर ड्रिंक कंपनी को अपने उत्पादों के उत्पादन और वितरण का काम सौंपा। यहाँ तक कि उस समय भी उन्होंने सावधानी बरती कि कोका कोला की रेसिपी को गुप्त रखी जाए, क्योंकि ओनरशिप विदेशी कंपनी के पास था। लेकिन बहुत जल्द 1977 में भारत में एक नई रणनीति पेश की, जिसके अनुसार विदेशी कंपनी को अपने शेयरों का कम से कम 60% भारतीय कंपनियों में परिवर्तित करना होगा, तभी कंपनियों को यहां स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। और तो और अपनी गुप्त रेसिपी सरकार को बतानी होगी। ये दोनों बातें कोका कोला को मंजूर नहीं थी, इसलिए 1977 में कोका कोला कंपनी को बंद कर दिया और भारतीय बाजार से पूरी तरह हट गई। कोका कोला ने अपनी बहुत अच्छी मार्केटिंग की थी और वो सब कुछ किया जिससे भारतीय अपने प्रोडक्ट का अधिक उपयोग करें। उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक के लिए एक फैन बेस भी बनाया था। ये सब 25 साल में हुआ जब वे बहुत सक्रिय थे। बहुत से भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक के फैन बन गए थे। भारतीय बाजार से उनके बाहर निकलने को भारतीय बिजनेसमैन द्वारा बाजार में प्रवेश करने के लिए एक अवसर के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य कोला द्वारा बनाए गए बाजार को प्राप्त करना था। उसी साल लिम्का, थम्स अप और कैंपा कोला को काफी फायदा हुआ। कैंपा कोला एक बड़ी सफलता साबित हुई क्योंकि इसका ओनरशिप प्योर ड्रिंक कंपनी के पास था और वो पहले से ही मार्केटिंग, वितरण आदि के बारे में जानते थे। कैंपा कोला ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए राष्ट्रीयता का परिचय दिया। उनकी टैगलाइन ने भी यही इशारा किया, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। सलमान खान को पहली बार उनके पहले टीवी विज्ञापन में दिखाया गया था। उन्होंने कैंपा ऑरेंज नामक ड्रिंक के साथ मोटे अक्षरों में अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन किया था और उनकी बिक्री में उछाल आया था। रश उस समय भारतीय बाजार में उनका एकमात्र प्रतिद्वंदी था। अच्छी बिक्री हो रही थी, इसलिए कंपनी ने मुंबई और दिल्ली में नई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। हम अब 1977 और 1990 के बीच की अवधि का निरीक्षण करते हैं तो लिम्का और थम्स अप के पास विशाल उपलब्धियां थी, लेकिन वे कैंपा कोला की उपलब्धि को मात देने में असमर्थ थे। या हम ये कह सकते हैं कि कैंपा कोला भारतीय कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बाजार का शासक हुआ करता था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने भारत में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को लागू किया, जिससे विदेशी निगमों को भारत में आसानी से काम करने का मौका मिला। कई कंपनियां भारत आईं। भारतीय नॉन अल्कोहलिक ब्रांड जानते थे कि कोका कोला और पेप्सिको जल्द ही भारतीय बाजार में शामिल होंगे। 1950 से 1977 तक भारतीयों के बीच सॉफ्ट ड्रिंक की पसंद पैदा करने के बाद
कोका कोला ने भारतीय बाजार छोड़ दिया था, लेकिन 1993 में उल्लेखनीय उत्साह के साथ कोका कोला ने भारतीय बाजार में फिर से प्रवेश किया। हम जानते हैं कि एक कंपनी जिसने पश्चिमी देशों में बड़ी सफलता हासिल की है और बड़े पैमाने पर कमाई करती है, भारत में एक विशिष्ट निगम के रूप में प्रवेश नहीं करेगी। भारतीय व्यवसायों ने कोका कोला द्वारा छोड़े गए स्थान का पूरा लाभ उठाया और 1993 तक सबसे अधिक फायदा कमाया। उस दौरान कई भारतीय कंपनियां बढ़ रही थी, इसलिए कोका कोला बिखरे बाजार में नहीं आया। कोका कोला ने उस समय लिम्का और थम्स अप को खरीदा। कैंपा कोला ने कोका कोला या पेप्सी को न बेचकर एक स्वतंत्र कंपनी बनी रही। 1999 तक पेप्सिको ने भारत में भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन 2000 में चीजें बदल गई। भारतीयों ने बाहर खाने पर सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। इस वजह से इस क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा थी। इसका परिणाम ये हुआ कि कोका कोला के सामने कैंपा कोला का बाजार बिखर गया और कंपनी को घाटा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का चलन पूरी तरह से रोक लिया, दिल्ली प्लांट को बंद कर दिया और धीरे धीरे समय के साथ गायब हो गया। लेकिन कैंपा कोला जो 2000 के दशक की शुरुआत में गायब हो गया था, उन्हें भारत के सबसे धनी अरबपति मुकेश अंबानी ने 22 करोड़ रुपए में खरीदा था। उनका लक्ष्य भारतीय कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार पर कब्जा करना था, क्योंकि एक सफल अरबपति जो इतने सारे व्यवसायों में लगा हुआ है, केवल एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बनाएगा, बल्कि उनका उद्देश्य भारतीय कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बाजार पर कब्जा करना और पेप्सिको और कोका कोला को पार करना है। वो इतनी बड़ी कंपनियों को कैसे हरा सकते हैं? यहीं पर हम मुकेश अंबानी की बिजनेस इंटेलिजेंस को समझते हैं। हमने हाल ही में जियो को एक शून्य से उभरते देखा, जो भारतीय बाजार पर पूरी तरह से हावी हो गया है। उस समय अन्य सभी छोटी टेलीकॉम कंपनियां ध्वस्त हो गई थी। आज कुछ ही फर्में चालू हैं, तो वो जल्दी से जियो नामक सॉफ्ट ड्रिंक विकसित कर सकता था या उसके लिए एक रणनीति तैयार कर सकता था। फिर उन्होंने कैंपा कोला के साथ जाने का चुनाव क्यों किया? इसका और कोई अन्य कारण नहीं है, लेकिन कैंपा कोला भारतीय मन में एक विशेष स्थान रखता है। ये पुरानी यादें ताज़ा करती है। इसके अतिरिक्त ये भारतीयों के बीच एक प्रसिद्ध ब्रांड है, जिसे द ग्रेट इंडियन टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इसलिए यदि आप एक नया ब्रांड जियो सॉफ्ट ड्रिंक पेश करते हैं, तो आपको समान प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी और भारतीय राष्ट्रवाद का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और अंबानी भारत के सबसे धनी अरबपति हैं। जियो मार्ट की A to Z प्रोडक्ट सेवा पूरे भारत में उपलब्ध है। जियो मार्ट 260 शहरों में प्रतिदिन 6 लाख से अधिक उत्पादों की डिलीवरी करता है। इसके अलावा रिलायंस समूह के पास 10,000 से अधिक स्टोर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके स्टोर, संबंधित स्टोर या जियो मार्ट इनका संचालन करेंगे, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय बाजार में गहराई से जुड़ी हुई है, जिसका रिलायंस उत्पादों की बिक्री करने वाले अन्य व्यापारियों के साथ अनुकूल संबंध है। यह संकेत करता है कि अंबानी के लिए एक ऐसे ब्रांड को बेचना बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होगा जो कुछ हद तक भारतीय देशभक्ति से जुड़ा हो, जो भारतीयों के बीच गहराई से बसा हुआ हो। चुनौती तब आती है जब अंबानी अपने खुद का स्टोर से कोला और पेप्सी को खत्म करने का फैसला करते हैं और केवल अंबानी के उत्पादों का स्टॉक करते हैं। क्या ये उनके लिए लाभदायक होगा? शुरुआत में जियो को घाटा हुआ, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि वो इसे लाभ में बदल सकते हैं, तो उन्होंने घाटे में भी इसे अंजाम दिया। ये एक चुनौती है यदि आप अन्य ब्रांड के प्रोडक्ट को स्टॉक नहीं करते हैं जो लोग आपके स्टोर में चाहते हैं, तो ये ब्रांड की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। एक अन्य चिंता यह है कि इन उत्पादों को हटाने से होने वाले नुकसान की भरपाई कैंपा कोला को बेचकर की जा सकती है, अन्यथा अन्य ब्रांडों को हटाना कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। इसके अलावा राष्ट्रवाद काम कर सकता है, लेकिन ये अनिश्चित है कि यादें कैसे काम करेगी। 1980 के दशक में कैंपा कोला को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया था। अगर हम मानते हैं कि उस समय कोई व्यक्ति 10 साल का था जिसने सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन किया होगा, तो वो आज कम से कम 50 साल का होगा। सॉफ्ट ड्रिंक बाजार का लक्षित ग्राहक हमेशा युवा लोग होते हैं। ये वृद्ध लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। कैंपा कोला के प्रति युवा लोगों में कोई महत्वपूर्ण यादें या भावना नहीं है, इसलिए ये मान लेना मूर्खता है कि पुरानी यादों के कारण कैंपा कोला की जीत होगी। अगर प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी है तो अंबानी के लिए सफल होना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए रिलायंस के पास मार्केटिंग नेटवर्क है। इस वीडियो से हमें यह समझना चाहिए कि एक भारतीय कंपनी ने भारत में अत्यधिक लाभदायक क्षेत्र में प्रवेश किया है।
इस प्रकार कंपनी को दुनिया की 2 सबसे प्रमुख और विदेशों में सफल कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। आइए देखें कि अंबानी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का क्या परिणाम होगा। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर, तब तक के लिए अलविदा।